द एस्पेक्ट्स दैट यू कैन हैव इन पेपर, फोकस्ड होके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके यानी पेपर में हेल्प करेंगे। और वैसे ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, ये नोट्स अबाउट 75 पेजेस के ये हैं या इससे थोड़े कम हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात ये ज़हन में रखो कि इसके तकरीबन 40 पेजेस तक तो बहुत डिटेल में चीज़ें कुछ हैं जो मैं आपको गाइड करती हूँ, किस तरह से पढ़नी है। लेकिन उसके बाद सारे ही सॉल्यूशन, कोई पास्ट पेपर हैं, उनके सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। वो सॉल्यूशन आप ज़रूर पढ़ो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन जो मैंने आपको क्लास में भी कराई थी, उसको मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा दूँगी कि आपने रिपोर्ट आपको डेफ़िनेटली पेपर में आती है। जब आप लिखेंगे तो कौन-सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे और कौन से उसके पार्ट्स होंगे, वो मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करा देती हूँ। फॉलो आप वही पैटर्न करोगे, चाहे आप कहीं से भी रिपोर्ट्स की अ, पढ़ लो एग्ज़ाम्पल्स या पुरानी रिपोर्ट्स का सॉल्यूशन, लेकिन उसका मेथड राइटिंग का वो फॉलो करो जो मैंने आपको सिखाया, ताकि कोई आपको एम्बिग्विटी ना हो एंड यू जस्ट फोकस ऑन राइटिंग एंड यू राइट इन करेक्ट वे, आपका फॉर्मेट ठीक हो और आपको मार्क्स मिल जाए। सबसे ज़रूरी बात हम ये बताएँगे कि रिपोर्ट जो है, जो हम यहाँ एक नटशेल अगर मैं इसका दूँ तो आपको ये बताना है कि रिपोर्ट जो है वो एक इनेविटेबल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। जो छोटा अगर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका कि मैनेजर खुद ही बहुत सारी चीज़ों को खुद मॉनिटर कर सकता है। लेकिन जैसे-जैसे एक ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो करती है, उसको रिलाय करना होता है दूसरे लोगों पर। और कभी-कभार इंटरनल लोग जो हैं वो आपका कर लेते हैं काम, या कभी-कभार आपको फ्रीलांस रिपोर्ट राइटर्स यानी बाहर कोई लोग होते हैं वो करके देते हैं काम, जो कंसल्टेंसी वाले लोग होते हैं वो करके देते हैं। और इसीलिए कई दफ़ा आपको एग्ज़ाम में एक सवाल ये भी आ जाता है कि यू इमेजिन यू आर अ फ्रीलांस रिपोर्ट राइटर। जो फ्रीलांस रिपोर्ट राइटर है, ज़ाहिर है अपनी कंपनी का एड्रेस यूज़ करेगा क्योंकि वो उसको लिख के दे रहा है, तैयार करके दे रहा है रिपोर्ट, और वो एक्सटर्नल पर्सन है, कंपनी के अंदर से नहीं है। उस सूरत में क्या होता है कि आपने डेफ़िनिटली लेटर फॉर्मेट यूज़ करना होगा रिपोर्ट के अंदर, यानी रिपोर्ट लिखिए लेटर फॉर्मेट पे जिस तरह कि आपने लेटर लिखना सीखा। लेकिन उसके पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर जैसे मैं आपको सिखाऊँगी या रिवाइज़ कराती हूँ, जैसे टर्म ऑफ रेफ़रेंस या इंट्रोडक्शन बताया था आपको, वो सारा कुछ तो है। लेकिन आपको ये भी बताया था कि जब मैं ये वो बात कर रही हूँ रिपोर्ट जो लिखनी आपको आनी है, आप उसके सिचुएशन के मुताबिक भी अपनी हेडिंग्स को चेंज कर सकते हो। अगर कोई ऐसी है जिसमें कि आपने बैकग्राउंड एनालिसिस देना है, आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी है किसी चीज़ की, तो आप वो हेडिंग लगाओगे। तो आप हेडिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो हैं, जो मैंने आपको जैसे सिखाया, उसको फ़ॉलो करोगे और यूजुअली ऐसी ही रिपोर्ट आ जाती है जिसमें नॉर्मल जो तरीका है, पार्ट्स हैं, वो यूज़ करने होते हैं। लेकिन इसलिए बताया कि अगर डिफरेंट आ जाए तो आप वो भी देख सकते हो। इसके बाद आपका रिपोर्ट के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप रिपोर्ट शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट होती है। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे सवाल भी पूछा था, दे वर थिंकिंग कि जो लॉन्ग रिपोर्ट है वो फॉर्मल होती है, तो उसके पार्ट्स जो हैं वो कैसे जो बताए गए हैं वो हो गए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लॉन्ग रिपोर्ट है उसको हम फॉर्मल रिपोर्ट ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही फ़ॉर्मेलिटी के साथ लिखी जाती है। उसका बाकायदा एक टाइटल पेज है जो अभी मैं आपको नोट्स में दिखाऊँगी, आपने पहले भी पढ़ा जिन लोगों ने। तो उसका एक टाइटल पेज है, उसमें आप जिस पर्सन ने आपको ऑथराइज़ किया है रिपोर्ट, उसके नाम लिखते हो, जिसने लिखी है रिपोर्ट अपना नाम लिखते हो, उसकी सारी फ़ॉर्मेलिटी आप पूरी करते हो, टेबल ऑफ कंटेंट बनता है, तो उसे हम फॉर्मल रिपोर्ट ही कहते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स शॉर्ट होती हैं यूजुअली, जैसे कि विदिन कंपनी आप लिख रहे हो, तो ज़्यादातर ये इतनी फॉर्मल नहीं होती, तो आप इसको इनफॉर्मल रिपोर्ट कह देते हो। तो वो इतनी फॉर्मेलिटी को फ़ॉलो नहीं करती। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि शॉर्ट रिपोर्ट हमेशा ही इनफॉर्मल होगी। कभी-कभार एक फॉर्मल रिपोर्ट भी शॉर्ट हो सकती है, लेकिन जनरली इसका नाम ये रखा गया है, इसलिए आप खुद को कन्फ्यूज़ ना करें। इस पर ये चीज़ हमने देखी, फिर हम रिपोर्ट्स जो हैं, जो कि फ़ॉर्मली हम लिखते हैं, बेशक अपनी कंपनी के लिए एक लिख रहे होते हैं, तो वो रिपोर्ट्स जो हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं।
उनको आपको उसकी डेफिनेशन डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको सवाल ज़रूर आएगा। और फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन पर नज़र डालें, वन इज़ गिवन इन द नोट्स, आपको बताइए, जैसे आपने कहा जी ये रूटीन रिपोर्ट्स हैं या नॉन रूटीन रिपोर्ट्स हैं। आप नॉन रूटीन रिपोर्ट्स को स्पेशल रिपोर्ट्स भी कह सकते हो, ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा ये बात बताई है। स्पेशल क्यों कहते हैं किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस को? बिकॉज़ कोई रूटीन से हटकर कोई प्रॉब्लम या कोई मसला आया हो, तो आप उस पे जब रिपोर्ट लिखते हो तो यू कॉल इट स्पेशल रिपोर्ट बिकॉज़ इट इज़ डीलिंग विद अ स्पेशल इश्यू। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, खुदा न खासा कहीं वेयर हाउस है, वहाँ पे आग लग गई या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई आपकी जो सामान कैरी होता है वो उसमें कोई मसला हमेशा आ जाता है, तो आप उसकी पूरी इंस्पेक्शन करके एनालिसिस करके आप रिपोर्ट लिखते हो, तो इस तरह आपको रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है। फिर हम इसमें स्पेशल और यानी रूटीन, नॉन रूटीन या स्पेशल रिपोर्ट को देखा। फिर एक और हम सेग्रीगेशन देखते हैं कि क्या रिपोर्ट ऑथोराइज्ड है या ये वॉलंटरी रिपोर्ट है। ऑथोराइज्ड रिपोर्ट ये अक्सर एग्जामिनर ये लफ्ज़ यूज़ कर लेता है। ऑथोराइज्ड रिपोर्ट वो है जिसमें किसी इनिशिएटर ने, आप ये भी नोट कर लो कि कोई इनिशिएटर, कोई अथॉरिटी जिसने आपको इनिशिएट किया है रिपोर्ट बनाने के लिए। और जो रिपोर्ट सेल्फ इनिशिएटेड होती है या वो ऑथराइज्ड यानी किसी ने नहीं किया, उसे हम वॉलंटरी रिपोर्ट कहते हैं। वॉलंटरी रिपोर्ट यूजुअली तब लिखी जाती है जब अपना कोई इंटरेस्ट होता है लिखने वाले का। मसलन उसने कोई बजट अप्रूव कराना है विद इन कंपनी या कोई रिसर्च लोग करते हैं उसके ऊपर, तो दे राइट डाउन वॉलंटरी रिपोर्ट्स। लेकिन आजकल का जैसे आपको पता दौर है जिसमें लोग अपनी वेबसाइट जी अपने स्पेशली ब्लॉग्स बनाए होते हैं, लोग ब्लॉगर्स हैं लोग, तो व्हाट दे डू, वो भी इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करके पॉपुलैरिटी, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी जो है वो करते हैं अर्न, और इस तरह भी वो अपनी अर्निंग जो है वो उनकी हो जाती है, तो ये भी एक तरीका है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी रिपोर्ट्स एंड ऑथोराइज्ड रिपोर्ट। तो ऑथोराइज्ड रिपोर्ट के बारे में फिर मैं आपको थोड़ा सा और, जब हम बात करेंगे अभी लॉन्ग रिपोर्ट की, उसके पार्ट्स पर आपको बहुत सवाल आते हैं, ठीक है? रिपोर्ट्स की टाइप्स पर और रिपोर्ट्स के जो लॉन्ग रिपोर्ट है उसके पार्ट्स पर, और प्रपोजल क्या है वो आप देखेंगे आज, और प्रपोजल राइटिंग में आपको क्या-क्या चीज़ें उसके मुतालिक भी याद रखनी है, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगी। फिर आपको एक एब्रिविएशन, वो शायद मैंने नोट्स में भी अलग डाली थी, लेकिन आज चूँकि रिपोर्ट से मुतालिक है और वो सीए की बुक के अंदर रिपोर्ट राइटिंग का जो चैप्टर है उसमें इसे कहीं दिया गया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसे वो भी नोट कर लेना कि आपको पेपर में आए तो आप लिख सको। अब हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग, अ बिज़नेस रिपोर्ट। ये मैं बहुत ही इसमें से सिलेक्ट मैंने कर लिया हुआ है, जो-जो मैंने आपको बताना है। A business report is an impartial, आपको बहुत दफा ये बात बताई है, impartial न्यूट्रल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आप अपनी पसंद नापसंद नहीं डालते, और जिसमें आप अपनी पसंद नापसंद डालते हो उस चीज को सब्जेक्टिव कहते हैं या उस अप्रोच को सब्जेक्टिव कहते हैं। और आपको ये बहुत दफा बताया है, ऑब्जेक्टिव लफ्ज दो तरह से यूज होता है आपके कोर्स में। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो आपके गोल्स होते हैं, आपके एम्स होते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है विच इज न्यूट्रल इम्पार्शियल। तो यहाँ पर लिखा है इम्पार्शियल या ऑब्जेक्टिव, प्लान्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टू वन और मोर पर्सन फॉर a specific business purpose। आप ये इसकी डेफिनेशन है, और आगे इसके अंदर डिटेल बस ये लिखी है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसका स्टार्ट पढ़ लेना दोबारा से, जिन लोगों ने यानी रिवीजन में ज्वाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने, उनको कह रही हूँ। और यहाँ पे है कि ये आपको फैक्ट्स देती हैं डिसीजन मेकर को, और डिसीजन मेकर वो फैक्ट्स जो आप कलेक्ट करके लाते हो उसकी बेस के ऊपर वो अपने डिसीजन करते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ अगर डिटेल लिखी है थोड़ी सी आपको नहीं भी समझ आती, तो इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये डेफिनेशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग हैं जो आपसे रिपोर्ट बनवाते हैं वो इसका क्या फायदा हासिल करते हैं, ये आपने ये चीजें इनमें रखनी। उसके बाद ये जो ब्लॉक के अंदर है, इसके अंदर सिर्फ ये चीज रिवाइज करनी है हमने। अ रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच अ गिवन प्रॉब्लम इज एग्जामिन्ड फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स, यानी आपने रिपोर्ट करना है फाइंडिंग को,
देखो, एक तो लफ्ज रिपोर्ट होता है जो कि आप सीख रहे हो, फॉर्मल रिपोर्ट बनाना। एक वर्ड रिपोर्ट एज अ वर्ब भी तो यूज होता है ना, कि जैसे आप हमें रिपोर्ट करो कि क्या हुआ, तो वो रिपोर्ट मीन बयान करो। तो आप यहाँ फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मीन आपने क्या पाया, आपने क्या हासिल किया एनालिसिस करके, उसकी फाइंडिंग्स आपने लोगों को, जो आपके जो बॉसेस हैं या जिसको भी आपसे रिपोर्ट मंगवाई है उसको आपने देनी है। और आगे लिखा है पुटिंग फॉरवर्ड आइडियाज एंड समटाइम्स मेकिंग रिकमेंडेशन। यहाँ पे वर्ड समटाइम्स यूज किया गया है क्योंकि हमने बेसिकली जो एक बहुत कॉमन सवाल पेपर में आता है, बहुत ही कॉमन है, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। ये बेसिक सवाल बहुत ज्यादा आता है। आप जब कहते हो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें और एनालिटिकल रिपोर्ट में एक फर्क है कि जो एनालिटिकल है उसके अंदर recommendations बिल्कुल नहीं होती। और भी कुछ एरिया जैसे एनालिसिस और ये वो आपको मैं भी पढ़ाऊंगी, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है कि विदाउट रिकमेंडेशन दीज आर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, एंड विद रिकमेंडेशन दे आर व्हाट, एनालिटिकल रिपोर्ट। ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपोर्ट। ये मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया। इसके अंदर लिखा है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद जो मैनेजर है वो सारी चीजों का यानी इवेलुएट कर सकता है, खुद जायजा ले सकता है, उसको लेना भी चाहिए। लेकिन जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो वो रिलाई करता है, और जो लोग उसके लिए रिपोर्ट लिख कर लाते हैं उसकी रिपोर्ट से पढ़ता है। और इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं, जो रिपोर्ट्स होती है ना वो किसी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा एक यानी उसकी उसकी वर्थ बनाती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी को बने 10 साल हो गए, उन्होंने एटलीस्ट एनुअल रिपोर्ट तो रखी होगी ना, या कोई वाकया पेश आ गया खुदा ना खादा उस पर रिपोर्ट रखी। वो रिपोर्ट्स बकायदा, अब तो वक्त जमाना चेंज हो गया बहुत ज्यादा कि हर चीज सॉफ्ट में पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी उसकी पड़ी है। आप उठाकर अपनी यूएसपीज या आपकी सीडीज या जिसमें भी आप रिकॉर्डिंग करके, अब लोगों ने वो रैक्स में वो रखी होती है, उसके ऊपर टाइटल लिखा होता है किस चीज की है। तो इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज भी आपका है। तो आप जब जो आपको मैं पढ़ाऊंगी ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसमें आपको बताऊंगी क्लाउड, जैसे आप अभी गूगल ड्राइव पे मैं चीजें रखती हूँ तो क्लाउड स्टोरेज है, इस तरह क्लाउड स्टोरेज में भी आपकी पड़ी होती है, विच इज सिक्योर्ड होता है, और कंपनी उसके लिए पे करती है। इवन जो आपके वेब होस्ट होते हैं, जो आपकी वेबसाइट बनाते हैं, वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो ये चीजें इस तरह पड़ी होती हैं। लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था कि बकायदा जल्द हुई रिपोर्ट्स हर साल की एक पूरी क्लॉजेट है आपकी भरी होती है, जिसमें आप पुरानी रिपोर्ट्स को कंपेयर करते हो, देखते हो। और कभी कोई एक वाकया पेश आ जाए तो आपकी हिस्ट्री होती है कि ये एक वाकया पहले भी 2 साल पहले आया था, तो तब हमने क्या किया था, उसको चेक कर लेते हो, आप रिपोर्ट पढ़ लेते हो, और उसके बाद इसको कंपेयर करके यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन, राइट। तो ये चीज होती है कि आप करते हो इसके ऊपर डिपेंड, आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रिपोर्ट जो है बहुत ही अनबाइस्ड होनी चाहिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलायबल फॉर मेकिंग वट एवर डिसीजन यू आर मेकिंग। उसके बाद आपने सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है इसकी, इस वक्त ना पढ़ने का टाइम है, ना इसमें कोई खास बात लिखी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज या क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। आप सबको पता है कॉम्प्रिहेंसिव होती है जिसमें थोड़ी छोटी चीज हो लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है, जिसमें थरली आपको पूरी हर चीज सिखाई बताई जाए, उसे आप कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कि आपने मुख्तसर तरीन बात करके हर चीज समझा दी है। दूसरा है कंसाइज होती है। ये आपने 7 C's में जो पढ़ा, ऑलमोस्ट वो सारे रूल यहाँ फॉलो होंगे। कंसाइज टू द पॉइंट होनी चाहिए, इसके अंदर कोई एम्बिगुटी ना हो, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसके अंदर ही लिखा भी हुआ है, क्लैरिटी होनी चाहिए और हर तरह से कंप्लीट भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 7 C's सारे के सारे इस पर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है आपस में राब्ता होना, जुड़े हुए होना। और इसका मतलब ये है कि जब आप रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हो तो हर मामला दूसरे मामले के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। एक तो ये यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, फाइंडिंग, सजेशन, ये दो, ताकि एक तरतीब से सब चीजों को दो। दूसरा ये है कि आपस में तरतीब के अलावा जो बात आप पहले जिसका जिक्र कर रहे हो उसका दूसरी वाली बात, कमिंग जो बात होती है जो फॉलो करती है इस बात को, उस वाली बात से उसका ताल्लुक होना चाहिए, तो उसमें कोहेसिवनेस उसे कहते हैं। इसके बाद है उसके ऑब्जेक्टिव, यानी
जो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि फिर वही बात कि ये न्यूट्रल होती है, इसमें कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं आप डालते, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है, प्लान्ड होती है, ये डेफिनेशन हमने पहले आपको बता दी। इसको अंडरस्टैंड कीजिए ताकि जब आपको कोई सवाल आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। और इसकी प्रैक्टिस के लिए चैप्टर 8 की जो एमसीक्यूज हैं सीए की बुक के, वो आप जरूर कर लेना, उसको मिस नहीं करना आपने, पहले वो कर लेना, फिर 1000 वाले में देख लेना, ठीक है। और कुछ बच्चों का ये भी है कि जो 1000 बीसी के ना, एक्चुअली ये डिफरेंट लोगों ने काम इस पे किया हुआ है, ये मैंने आपको इसलिए शेयर कर दिए थे कि आपको थीम जो होता है ना क्वेश्चन का वो समझ आ जाए, ताकि आपको पता चले कुछ जब आपको अच्छी तरह पढ़ा हुआ होगा आपने और कहीं गलती से गलत टाइप हो गया हुआ है, अगर उसका आंसर भी, ये 1000 वाले की बात कर रही हूँ मैं, सीए वाले की बात नहीं करी, तो 1000 बीसी जो क्वेश्चन है तो आपको पता चल जाता है, आप कंफर्म भी कर लेते हो बुक से कि जी ये बात जो है ठीक यहाँ पे नहीं है। ये क्लासिफिकेशन आपकी जो रेफरेंस बुक है आईसीएमए की, उसमें ये दिए गए थे कि जी बिजनेस रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट की जाती हैं, ओरल रिपोर्ट्स कब देते हो, जैसे एक मीटिंग हो रही है, आपने वहां पर लोगों को एड्रेस करके बता दिया, कोई भी आपने डेटा इकट्ठा किया उसके ऊपर आपका एनालिसिस है वो आप लोगों को प्रेजेंट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन। समटाइम्स यू ऑल्सो यूज ऑडियो विजुअल एड जो कल हमने पढ़ी थी, फ्लिप चार्ट है, व्हाइट बोर्ड है, या आपने स्लाइड्स बनाई हैं, बिल्कुल आप यूज करते हो, हैंडआउट्स देते हो उनको, जो फोटोकॉपीज, जिससे कि दे अंडरस्टैंड कि आप क्या बताना चाहते हो। उसके बाद रिटन रिपोर्ट ज्यादातर तो रिकॉर्डेड होती है, ये रिटन होती है, और एक रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं और दूसरी नॉन रूटीन रिपोर्ट्स हैं जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट्स कहते हैं। और मैंने आपको एक पहले भी जो अभी शुरू क्लास में बताई है, वॉलंटरी एंड ऑथोराइज रिपोर्ट, ये भी हो सकती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह फॉर्मल इनफॉर्मल भी हो सकती है, सारी सेग्रीगेशंस हो सकती हैं अपनी अपनी जगह पे क्लासिफिकेशन। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट अगर किसी स्पेशल ओकेजन पे आती है तो ज्यादातर वो दो तरह की शक्ल ले लेती है, शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है। अगर आप ये कहें ना रूटीन रिपोर्ट, वो भी आमतौर पे शॉर्ट और लॉन्ग हो सकती है, जैसे आप एनुअल रिपोर्ट रूटीन में लिखते हो, पीरियोडिक रिपोर्ट भी रूटीन में लिखते हो, आप उसको भी देख सकते हो, कैसा भी हो सकती है, ठीक है। तो होता ये कि यूजुअली जब किसी मसले पर आप बात करते हो विच इज नॉट रूटीन इशू, तो उसे स्पेशल रिपोर्ट कहा जाता है, और उस रिपोर्ट को आपने या तो मेमो फॉर्मेट में लिख लेते हो या फिर आप लेटर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है, आप उसका फॉर्मेट क्या होता है कि वो आपने पूरी फॉर्मेलिटी के साथ लिखनी होती है, जिसमें मैंने भी आपको बताया टाइटल पेज और बहुत सारे हिस्से होते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको साथ साथ अभी बताती हूँ। उसके बाद वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड रिपोर्ट, यहाँ पर हमने क्या याद रखना है, बस यही बात कि डिफरेंट उनके काम होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, इवन मार्केट एनालिसिस के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हो, स्ट्रेटजीज जो है उनकी सक्सेस चेक करते हो हुई है कि नहीं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर इवन आपने फाइनेंस जो है वो, ये जहां तक उसने देखना होता है कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना है, मुझे मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं जैसे मशीनें लगानी है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवानी है, मुझे किस चीज पे करना है, ये सारी चीजें आप करते हो। एंड यू ऑलवेज हैव अ कंपैरिजन विद द मार्केट एनालिसिस जो आप करके आते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपने आउटलेट पे देखिए क्या होता है, बाकियों पे क्या होता है, यू गेट इंफॉर्मेशन एंड देन यू गिव अ कंपैरिजन। तो ये आपको इन डेप्थ एनालिसिस देती है, इस पूरे पैराग्राफ्स में ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आप बहुत ही जब रिकमेंडेशन देते हो, जैसे लास्ट टाइम में लिखी है, रैशनल फॉर द रिकमेंडेशन का मतलब है जब आपको रिकमेंडेशन देते हो तो उसके पीछे एक दलील होती है, ठीक है, बगैर उसके नहीं आप देते। आप कोई चीज देखते हो कि भाई अगर आप एक जैसे शू फैक्ट्री आपकी, आपकी शू फैक्ट्री है, तो वॉन्ट यू थिंक यू विल हैव एनालिसिस ऑफ द मार्केट, बाकी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप करेंगे ना। तो ये सारा इन डेप्थ एनालिसिस आपको देता है। उसके बाद है, ये पॉइंट आप जरूर रिवाइज कर लेना, अभी तक जो मैंने आपको बताए जुबानी बताती जा रही हूँ। और जो अगर आप एक को मैं आपको बताया था ना तरीका एक स्किम और स्कैन करने का, तो जब भी कोई पैराग्राफ देखो ना, अगर मैं जैसे आपको बात कह रही हूँ और आप अगर नोट भी कर रहे हो उसको, तो आप एक जल्दी से ना उसकी कहते हैं ना स्किमिंग कर लिया करो, जल्दी से एक नजर देखा करो कि यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं पड़ा जो मुझे पढ़ना है।
वरना इतना ज़्यादा आपका पढ़ना जो है वो यानी मुश्किल है इस वक़्त। तो जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो याद रखिए। ये पॉइंट मैंने हाइलाइट किया हुआ है, हाउ टू राइट इफेक्टिव रिपोर्ट, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नो योर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या है? आपके सेकंड लाइन टारगेट ऑडियंस कौन है? और ये मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है, प्रेज़ेंटेशन में जो चीज़ बताई है वही अप्लाई हो जाएगी। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एज क्या है, वो मेल फीमेल है, ठीक है? ये सारा कुछ आपने, उनका एनर्जी लेवल जो है वो क्या होता है जब वो यानी लाइक दे आर एनर्जी से मुराद यहाँ पर है कि कितनी इंटरेस्ट आपके टॉपिक पे लेंगे। यूँ ले लो आप एनर्जी रहने दो, कितने इंटरेस्टेड होंगे और उसके उनकी मोटिवेशन क्या है, वो आपकी रिपोर्ट जब पढ़ेगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप रिसर्च करते हो, टॉपिक इकट्ठा करते हो और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 2 तरह के आप डेटा इकट्ठा करते हो, जो मैंने आपको पहले भी कहीं ज़िक्र किया हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ कि 2 तरह का आपका डेटा होता है। एक आपका होता है आप प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। इस पर भी सवाल पूछा जाता है। प्राइमरी डेटा इज़ योर फर्स्ट हैंड नॉलेज। आप खुद जाकर उस पर रिसर्च करते हो और सारा कुछ डेटा इकट्ठा करते हो। और सेकंड हैंड नॉलेज वो होता है जो और लोगों को इंटरव्यू करते हो या उन्होंने कहीं से, जैसे कोई होके आया, आप इंटरव्यू कर लिया उसका, या कोई किताब जिसने उसके ऊपर लिखी वो पढ़ते हो, या आर्टिकल्स पढ़ते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो लोगों के, ये सारा कुछ पढ़ते हो। और इसीलिए जब मैं आपको लॉन्ग रिपोर्ट बताऊंगी तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, इसमें आप बिब्लियोग्राफी एक पार्ट सीखोगे, ठीक है? वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ। बिब्लियोग्राफी, उसके अंदर फिर आपने रेफरेंसेस डालने होते हैं कि आपने डेटा कहाँ से इकट्ठा किया, ठीक है? और फिर हम ये भी देखेंगे कि अपेंडिक्स होती है कुछ रिपोर्ट्स की, इवन छोटी रिपोर्टों की भी अपेंडिक्स हो सकती है। अपेंडिक्स जो है वो एक सप्लीमेंट्री पार्ट है रिपोर्ट का, जिसमें आप जैसे जहाँ-जहाँ से डेटा खुद भी इकट्ठा किया हो, उसका सारा जो स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलेशन जो होती है, वो आप वहाँ पे डाल देते हो, या आपने कहीं तस्वीरें ली हैं इस जगह की, वो अपेंडिक्स में रख देते हो, ठीक है? तो मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। ये यानी अलग से भी सवाल आ जाता है कि अपेंडिक्स क्या होती है? तो आपने कहना है एक सपोर्टिंग पार्ट है किसी डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर आप सपोर्टिंग एविडेंस डाल देते हो, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है? और बुक्स में भी अपेंडिक्सेस होती हैं बहुत ज़्यादा। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जब आप मेन टॉपिक पर कोई किताब होती है, उसमें कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली उसके साथ मैच करती हैं, तो राइटर उसको अपेंडिक्स में जाके एक्सप्लेन कर देता है। जैसे बिज़नेस कम्युनिकेशन की जो किताब आपको रिकमेंडेड है हर्टा मर्फी की, उसके आखिर में अपेंडिक्सेस दी हुई हैं। उसमें क्या उसने किया है खातून राइटर ने, कि चूँकि आपको ज़िक्र किया उसने कि पंक्चुएशन ठीक रखा करो, ग्रामर ठीक रखा करो, 7 सीज़ में भी बताती है, रिपोर्ट राइटिंग में भी बताती है, हर जगह बताती है। तो उसने वहाँ पर अपेंडिक्स अपनी बनाकर 1 टू ए, बी, सी करके, एक अपेंडिक्स, 2, 3 हैं। एक में ग्रामर पढ़ाई हुई है, एक में पंक्चुएशन पढ़ाई हुई है, एक में ग्राफ पढ़ाए हुए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपेंडिक्स इज़ अ सपोर्टिंग part of any document, maybe a book or a report or a letter, maybe sometimes letter के साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर और स्टाइल को फिर देखेंगे, ये चीज़ें बहुत मिलती-जुलती हैं, जो प्रेज़ेंटेशन में आपने पढ़ा या खत में पढ़ा। और इंश्योर गुड प्रेज़ेंटेशन एंड केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन उसकी करो, सही पैराग्राफ करो, बोल्ड करो हेडिंग्स को, ताकि पढ़ने वाले को आसानी लगे। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे ग्राफ, चार्ट की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर डालें। डेटा उसके अंदर भी रख सकते हो डायरेक्ट, या फिर अपेंडिक्स में रख सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपने फिर जो आम तौर पे लोग सेग्रीगेशन करते हैं या क्लासिफिकेशन बताते हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल रिपोर्ट, उसमें हमने ये देखा, फॉर्मल इन ये जो यहाँ लिखा है, इनफॉर्मल रिपोर्ट यूजुअली इंटरनल रिपोर्ट होती है, ठीक है? रीडर इस रिपोर्ट के हैं, मेंबर ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर पूरी कंपनी में फ्लोट करती है, सर्कुलेट करती है ये रिपोर्ट, तो इंटरनल होती है। और इसका फॉर्मेट ज़्यादातर हम मेमो लेते हैं, क्योंकि मेमो फॉर्मेट जो है वो सिंपल होता है, ठीक है? और एक ऑर्डिनरी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ये बात हर रिपोर्ट के लिए है या हर लेटर के लिए होती है कि इस रिपोर्ट जो है इसके 3 पार्ट ज़रूरी हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये हमें हर चीज़ के लिए पता है कि ऐसा ही होता है, चाहे ऐसे हो, चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई सिनॉप्सिस
कोई एग्जेक्टिव समरी नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट रिपोर्ट है ये। अब ये क्या चीजें हैं, ये मैंने आपको लॉन्ग रिपोर्ट में पढ़ाया था, उसका हिस्सा है, और इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए इसका। एग्जेक्टिव समरी को मैंने बताया था, इसलिए एग्जेक्टिव समरी कहते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए लिखी होती है। जब बहुत लंबी रिपोर्ट हो तो आप उसकी समरी बनाकर शुरू में रखते हो। ठीक है, ये मैं भी आपको रिवाइज कराती हूँ। और कुछ लोग एग्जीक्यूटिव समरी की जगह पे उसका नाम रख देते हैं सिनॉप्सिस। ये भी बहुत छोटी समरी होती है। सिनॉप्सिस उर्दू में कहते हैं झलकियां, तो पूरी रिपोर्ट की झलकियां सिनॉप्सिस उसके अंदर है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज है, जैसे कोई चीज होती है ना, किसी चीज का एब्स्ट्रैक्ट आपने निकाल के दिया, जैसे कोई एक तो एब्स्ट्रैक्ट वो होता है ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, या कोई चीज आप ख्यालाती करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट कहते हो उसको। लेकिन यहाँ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है उसने उसका निचोड़ समझ लें निकाल कर आपको दे दिया है, जिस्ट ऑफ द रिपोर्ट जिसे आप कहोगे, वो लिखी जाती है। बस यहाँ पर यही देखना था हमें। फॉर्मल रिपोर्ट की 2-3 लाइनें हम देख लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है फॉर्मल रिपोर्ट एक्सप्लोर मच डीपर इनटू द टॉपिक देन इनफॉर्मल। फॉर्मल रिपोर्ट यूजुअली डिटेल्ड होती है। फॉर्मेलिटी ऑफ द रिपोर्ट इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर एंड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक रिपोर्ट कितनी फॉर्मल हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जो टॉपिक इस वक्त इन हैंड है। जैसे सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस वक्त जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर, उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, यानी वो किस नेचर का है और वो कितना स्कोप है उसका। ठीक है, और इट फॉलोज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। और इसको जब हम लिखते हैं तो एक फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। तो अभी हम फॉर्मल पार्ट जो है वो पढ़ेंगे अभी जाके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर दो कैटेगरी, इस रिपोर्ट की भी दो कैटेगरी हो गई। आगे नीचे आपको नजर आ रहा है लिखा, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गैदर डेटा एंड फैक्ट्स यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन, यानी फैक्ट और डेटा इकट्ठा करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और बस लिख के दे देते हो, उस पर आपको रिकमेंडेशन नहीं देनी। और एनालिटिकल रिपोर्ट कंटेन सेम इंफॉर्मेशन एज दैट ऑफ information but it also offers recommendations to solve a problem। तो अब जैसे मैं इम्तिहान के लिए आपको बताती हूँ कि ज्यादातर एग्जामिनर आपको कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है राइट अ रिपोर्ट टू समबडी, आपने लिख दी। लेकिन अगर वो आपको कहे कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखो, तो उस वक्त अगर आप रिकमेंडेशन डालोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता इंफॉर्मेशन में रिकमेंडेशन नहीं होती। और अगर वो कहता है एनालिटिकल, और अगर आपने रिकमेंडेशन ना डाली एनालिटिकल में, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आपको एग्जामिनर कुछ भी नहीं कहेगा तो आपने रिकमेंडेशन जरूर देनी है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका जो है यानी ये पार्ट हो गया। आगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट है। ये जो टाइप्स मैंने लिखी है ज्यादातर मैंने सीए की बुक से उठाई है, लेकिन कुछ आपकी जो बुक है आईसीएमए वाली बुक है उसमें से भी है, मगर ये दो कवर करती हैं, जो आपकी ओरिजिनल हटा मफी की बुक है उसमें कवर पूरा हो जाता है। एक रिपोर्ट है स्टैट्यूटरी। लफ्ज स्टैट्यूटरी लफ्ज निकला है स्टैच्यूट से। स्टैच्यूट का मतलब है कानून। ठीक है, लीगल, लीगैलिटीज। अब कानून के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉलो करना है अपनी जो आप जिस पर आपने कंपनी है उसको फॉलो करेगी अपने रूल्स को, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट्स होती हैं। और आमतौर पर जैसे होती है ना, एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट लिखी गई कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो 6 माह के बाद एक रिपोर्ट लिखे और वो सबमिट करा दे, तो उसको लोग जो है एक्सटर्नल भी आकर चेक करते हैं, तो उसे भी हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टैट्यूटरी जो कानून के मुताबिक लिखी रिपोर्ट है, उसमें उसने कहा है डायरेक्टर्स टू शेयर, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जाती है रिपोर्ट डायरेक्टर्स की। सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो है ऑडिटर की रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो आपकी, आगे लफ्ज लिखा है लीगल बाइंडिंग्स। लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि आपने जो कानून है क्या उसको पूरा कर रहे हो, क्या आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप सारे फॉलो कर रहे हो जो आपने, जिस तरह आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो आपकी लीगल बाइंडिंग का मतलब है कानून पूरा करना, उसके कानून के तकाजे। हाँ, शुक्र है मुझे लफ्ज बेहतर समझ में आ गया कि यहाँ पे यूज कर सकते हो। अ, कानून के तकाजे हाँ पूरे कर किए आपने, और आपने एक रिपोर्ट बनाई और वो लीगल तरीके से आपकी बनी। और इसकी मिसालें जो दी हैं 3-4, वो आप देख लो, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट,
स्टेक होल्डर के लिए डायरेक्टर की रिपोर्ट। ठीक हो गया, तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास दूसरी रिपोर्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है किसी को फॉलो करना या ओबे करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिपोर्ट ये शो करेगी, लिखा है कोई भी लॉ, यहाँ पर फिर है लॉ बाइंडिंग पूरी किस तरह हम कर रहे हैं, उस पर हम इसको तमाम एक्टिविटीज शो करते हैं कि क्या क्या हो रहा है और किस तरह हम कंप्लाइंस पूरी कर रहे हैं। इसको एक दफा रीड जरूर कर लेना, लेकिन आपको लफ्ज इतना बस याद रखा जाए कि लॉ के मुताबिक जो कानून पूरे कर रहे हो उस पर कंप्लाइंस रिपोर्ट है। कंप्लाइंस मीन हम फॉलो कर रहे हैं जी, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया, और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं अपनी हर रिस्पेक्ट से, इसका ये मतलब है। इसके बाद है इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये मैंने आपको भी बता दिया। ये इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, इसके पीछे भी जो डेफिनेशन पढ़ी आपने, इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इट डज नॉट कंटेन एनी मेक एनी एनालिसिस और डिटेल एक्सप्लेनेशन, रिकमेंडेशन नहीं होती। सबसे ज्यादा ये जरूरी बात है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, यानी अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती जाती है कि क्या क्या आपने वहां से हासिल किया। बाकी आप रीडिंग कर लेना, ये इसके ऊपर आपको सवाल नहीं आते इतनी डिटेल, सिर्फ डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, चूंकि दो रिपोर्टें सबसे इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन और एनालिटिकल, तो यहाँ पे उसका एक तरीका लिखा गया है, यानी ऑर्डर लिखा गया है। आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो, ठीक है, करंट रिसर्च के ऊपर, फिर प्रेजेंट एंड अपडेट, एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन या डिवीजन कुछ कर रही है और रिजल्ट देते हो। ये आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बस इसको वैसे ही बस पढ़ लो कि व्हाट इज द डिफरेंस। जी, अजान के बाद मैं आपको बताती हूँ। जी, एनालिटिकल रिपोर्ट में सच रिपोर्ट्स इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज एनालिसिस एक्सप्लेनेशन। बस सिर्फ याद रखा कि इसके अंदर रिकमेंडेशंस होती हैं। ठीक है, और बाकी उसके आगे डिटेल बहुत सारी हैं, हर तरह की सिचुएशन पर आप डिफरेंट किस्म की करते हो। इसके बाद यहाँ पे आया ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। इस ये जरा आपका जो सिलेबस है इसमें बड़ा इसको यानी प्रोमिनेंट समझा जाता है, इसको अच्छी तरह जेहन में बिठाइए। ड्यू डिलिजेंस जो है वो असल में किसी कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च और उसका एनालिसिस होता है। ये रिपोर्ट कब जरूरत होती है कि जब भी कोई एक्टिविटी आपने उस कंपनी के साथ करनी हो तो उसकी डिटेल्स पता करें कि उसका इस वक्त स्टेटस क्या है, कितना उसका स्कोप है कंपनी का, कैसी है वो सारा कुछ आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ कंपनी की हासिल करते हो। और फिर जाकर उस कंपनी के साथ कोई भी आपने अगर बिजनेस करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, या कुछ लोग उसमें मर्ज करवा लेते हैं अपनी कंपनी में, या कोई कोई भी और आपने उनके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए आपको उस कंपनी की पूरी रिसर्च चाहिए। दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिपोर्ट जो आ रही है पीरियोडिक रिपोर्ट। नाम से जाहिर है कि आपने स्पेसिफिक इंटरवल्स पे आपको रिपोर्ट ये बनती है। ये रूटीन भी हो सकती है, ज्यादातर ये रूटीन होती है, और कभी कभार ये नॉन रूटीन भी हो सकती है। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, 2 हफ्तों की, मंथली, इसी तरह क्वार्टरली वगैरह, ये सब रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक पीरियड यानी टाइम के ऊपर होती है। फिर आपको स्पेशल रिपोर्ट मैंने पहले ही बता दिया, जो नॉन रूटीन इश्यूज होते हैं उनके ऊपर होती है, इसे आप स्पेशल रिपोर्ट कहते हैं।
फाइनेंशियल रिपोर्ट जो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर आपको पूरा बताती है, जैसे लिखा है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इसके अंदर होती हैं, उसके ऊपर बेस करती है, तो बिल्कुल विच इज रिलेटेड टू मनी मैटर्स आप उसे कहेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें इसको आप परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी कहते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लो, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी कहते हैं, खाली अप्रेजल रिपोर्ट भी कुछ लोग कहते हैं। वो क्या है कि आप जो हायर अथॉरिटी को सबमिट कराते हैं, जो मिडल वर्कर्स हैं, मिडल मैनेजर्स अपने जूनियर की बारे में जो रिपोर्ट बनाते हैं वो सबमिट होती है, यानी उनका एनालिसिस किया जाता है, इवैल्यूएशन की जाती है कि उनके काम या उनकी कारकर्दगी कैसी थी। इसके बाद आपके पास प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अगेन नाम इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पीरियोडिक रिपोर्ट भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आप प्रोग्रेस से याद रखिएगा, प्रोग्रेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट विद इन स्पेसिफिक टाइम, उसको आप प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। कुछ लोग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कभी आ जाता है कि उसका मतलब ये किसी प्रोजेक्ट पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको आप शो करते हो, तो उसे आप तब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट कह सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि आप नाम उसका रखते हो, डिपेंड करता है कि ये डील किस चीज से कर रही है, ठीक है। इसके बाद एनुअल रिपोर्ट है, ये असल में आप समझ लें कि कंपनी की तमाम साल की एकम्प्लिशमेंट्स और उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पिछले साल में जो कुछ की उसको एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। और अक्सर ये रिपोर्ट जो होती है बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देती हैं और आप उसमें उसको पढ़ लेते हो, ठीक है। फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट, पीछे आपने स्टैट्यूटरी की हेडिंग में पढ़ा इसको, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर्स बनाते हैं, कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं और बाहर से भी आप हायर करते हैं, और कुछ फर्म्स हैं ऑडिट फर्म्स, वो आके ऑडिट करती हैं, तो जो पूरी कंपनी का वर्किंग उसका जो बिजनेस है सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इस तरह फायदा ये होता है कि इसका फायदा कि अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है और स्टेक होल्डर्स को, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका जो क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं, इस तरह ये चीज जो है इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फायदा देती है। इसके बाद है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, जस्टिफिकेशन जो लिखा है कि प्लान फॉर द हायर मैनेजमेंट, और कन्विंस करती हैं डिसीजन मेकर को कि जो आप काम करने जा रहे हो, यानी उसकी जस्टिफिकेशन देती है, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस देती है। चाहे आपने कोई प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट्स हैं आपकी, चार आप चीजें बनाते हो, आपने पांचवी चीज बनानी शुरू करनी है, उसके ऊपर एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आएगी कि पूरा एनालिसिस करेगी मार्केट का और बताएगी कितने आप टाइम पर इसका जो एक्सपेंस है उसकी कवरेज हो जाएगी और आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। इसके बाद है कि जस्टिफिकेशन का वैसे भी मतलब होता है कि आप जस्टिफाई करें, साबित करना, ठीक है। ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट है, ये क्या करती है, इसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं, और ये टॉप मैनेजमेंट के लिए होती हैं, ठीक है। और इसको हम ये रिपोर्ट एनालाइज करती है, कोई भी एक्शन आपने जो लेना है उसको, या जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो सारा एनालिसिस करती है और इन्वेस्टिगेट करती है। इस रिपोर्ट को इसलिए ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये भी है कि जैसे लिखा है, फर्स्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ दिस प्रॉब्लम वाज ट्रिगर्ड, जैसे ट्रबल शूट करना होता है ना कि ट्रबल कैसे हुई, तो कैसे प्रॉब्लम हुई थी और उसको एनालाइज किया जाता है, और फाइनली आप कोई भी सोल्यूशन रेकमेंड करते हो। इससे आप याद रखिएगा, जैसे लिखा है यहाँ पे लफ्ज लिखे हैं, ट्रिगर करना, प्रॉब्लम का ट्रिगर करना, इससे ट्रबल का शूट कर जाना, कोई ट्रबल क्रिएट हो जाना। फिर इंटरनल रिपोर्ट सारी अपनी कंपनी के लोग लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और एक्सटर्नल जो बाहर के लिए लिखी जाती है, बाहर आपने प्रेजेंट करनी है। फिर ये मैंने आपको ऐड कर दिया था ऑथराइज्ड वर्सेस वॉलंटरी रिपोर्ट, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। ऑथराइज्ड रिपोर्ट जो आपको कोई इनिशिएट करता है, कोई अथॉरिटी आपको बनाने को कहती है, और वॉलंटरी आप खुद से करते हो। और एक रिपोर्ट पीछे नाम गुजरा है लेकिन उसको मैंने बताया नहीं आपको, एक और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, आप नोट वैसे कर लो। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है कि आपने किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बतानी है, यानी जो भी प्रोजेक्ट आप कोई लेने करने का सोच रहे हैं, आपने कोई सर्विस सेंटर खोलना है अपना कंपनी का,
या आपने कोई नया आउटलेट लेना है, फैक्ट्री नहीं बनानी है, उसकी फिजिबिलिटी आप देते हो कि वो हमें फायदा देगी कि नहीं, उसकी वर्थ होगी कि नहीं, उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं, तो उसे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट करते हो। किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, इसके लिए एक और लफ्ज होता है, उसे कहते हैं वायबिलिटी। ठीक है, आप ये नोट कर लो, वायबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट, उसको आपने बताना है, जिसे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हो। ठीक है, क्या वायबिलिटी यानी ये होगी, फायदेमंद होगी कि नहीं। इसके बाद ये शॉर्ट रिपोर्ट जो आपने लिखनी सीखी, इसके नाम याद कर लो। हेडिंग क्या होंगी शॉर्ट रिपोर्ट की? टर्म ऑफ रेफरेंस, ये आपने याद रखना है, टर्म ऑफ रेफरेंस, या फिर स्लैश लगा के लिखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन। दूसरा है प्रोसीजर, यहाँ पर उसकी स्लैश लगा के आप प्रोसीजर के साथ, जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस है ना, इसकी जगह पे मैं आपको नोट करा देती हूँ, इंट्रोडक्शन हो सकता है। और यहाँ पर प्रोसीजर की जगह कुछ लोग मेथड लिखते हैं, मेथड्स, या कुछ लोग एक और लफ्ज लिखते हैं, मेथोडोलॉजी। एक ही बात है, ठीक है। फाइंडिंग्स, जब आपने किसी को, यानी पहले इंट्रोडक्शन दिया कि किसने मुझे रिपोर्ट बनाने को कहा था, मैंने बनाई है, किस वक्त कहा गया था, उसका रेफरेंस दिया जाता है। प्रोसीजर देखा जाता है कि मैंने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, लोगों को मिला, सर्वे किया। फाइंडिंग्स फिर देखी जाती है कि मैंने फिर क्या हासिल किया, और उस पर कंक्लूजन लिखा जाता है कि जी कंक्लूजन ये निकला है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी अमल करना चाहिए। और लास्ट रेकमेंडेशन का मतलब है फिर आप रेकमेंड करते हो। तो जब ये रिपोर्ट इंफॉर्मेशनल होगी तो कंक्लूजन पे रोक दोगे, और जब ये रिपोर्ट एनालिटिकल होगी तो रिकमेंडेशन भी लिखोगे। और एक और मैं बच्चों को, आप लोगों को लिखते वक्त का आइडिया देती हूँ, जब आपको पेपर में सवाल आता है कि जब आपको कोई रिपोर्ट लिखनी आएगी तो अगर आपके पास कंक्लूजन का ना भी टाइम हुआ तो रिकमेंडेशन जरूर दे दीजिएगा। लेकिन अगर लिख दें, एक लाइन लिखने में क्या होगा कंक्लूजन, कि ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, जैसे कि आपने रिपोर्ट्स मैंने आपको दी हैं, आपने वहां से याद कर लेना है कि कौन सी लाइन से कंक्लूजन था, कौन सी लाइन से फाइंडिंग शुरू हुई थी, आपने याद कर लेना। ठीक है, आगे बस इसकी डिटेल मैं नहीं पढ़ रही हूँ ये वाली, अगर आपने पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, काम कोई फायदा नहीं। ये मैंने आपको बता दिया कि जब हम प्रोसीजर बताते हैं कि मैंने कहाँ से डेटा इकट्ठा किया, तो एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी। कभी कभार वो आपको लिख कर भी दे देता है कि ये वाले कौन से सोर्सेज हैं। इंटरव्यू किसी को कर रहे हो, सर्वे करके आए हो, क्वेश्चनर आपने लोगों को दिए, उस पर उन्हें जवाब दिए, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उस पे किए हैं, पब्लिश नहीं हुए वे, लेकिन आपने उनको स्टडी खुद किया है जाके, इस तरह की चीजें जो हैं आप उसको कहते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी आपके कोई भी लोगों की किताबें, ब्रोशर, लोगों को इंटरव्यू, यानी उनके, एक तो होता है ना जाके खुद इंटरव्यू करना, मसले का जो लोग शिकार हुए होते हैं खुदा न खास्ता, और एक होता है मालूमात के लिए इंटरव्यू करना, वो आप सेकेंडरी में ले आओगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये सारा पार्ट्स है मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर जो ब्लू वाला था ना, आपको तब भी मैंने बताया था, ये आपकी मर्जी है, आपने पढ़ना है तो आप पढ़ लें। ये आपके आईसीएमए की बुक में, अगर आप किसी हेडिंग्स देखना चाहें तो आप देख लें, हेडिंग देख लें बेशक। ठीक है, रिपोर्ट कैसे तैयार होनी है, इसमें दोबारा से वही चीज आ गई है, या पहले पढ़ चुके हैं, जो कि अभी रिवीजन में, डिडक्टिव प्लान, डायरेक्ट प्लान, इंडक्टिव प्लान, इनडायरेक्ट प्लान, ये आप रिपोर्ट में भी यही चीज इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कि आपने पहले खबर देनी है तो डायरेक्ट प्लान, बाद में एक्सप्लेन करोगे। जैसे कोई फैसला हो गया कि जी हमने फैसला किया, हमने ये देखा है कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, वो कैसे अच्छी हैं बाद में बताओगे। और इनडायरेक्ट प्लान में पहले आप सारा बताएंगे, हमने सारा ये सर्वे किया, ये किया, फिर आप उसके बाद एंड में जाके आप लिखते हो कंक्लूजन या रिकमेंडेशन, तो उसे हम इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज थोड़ी सी, वैसे तो ये पेपर में आने का कोई चांस नहीं है, कि आप जब डेटा आप करते हो ऑर्गेनाइज, किसी रिपोर्ट को टॉपिक वाइज करते हो, ऑर्डर ऑफ अक्रेंस वाइज करते हो, जिस तरह कोई वाकया हुआ होता है उसी तरह ही, उसके बाद लोकेशन वाइज, फिर प्रोसेस तरीका जो स्टेप बाय स्टेप लिया उस वाइज, इम्पोर्टेंस वाइज, फेमिलियरिटी वाइज कि लोग किस चीज से पहले वाकिफ है, किससे नहीं है, कॉम्प्लेक्स बाद में दे दो, पहले सिंपल दे दो। ठीक है, सोर्स कहाँ से ये आपने सारा कुछ लिया है, किस सोर्स से आप यानी रिलेटेड है ये, या फिर
कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन उसके बताने हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बताते हो। उसके बाद ये लिखा है रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन पर्पस पर होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपकी बुक से था। ये इस वक्त बिल्कुल भी समझ लें कि पढ़ने का टाइम नहीं है। जब जितना बस आपको शुरू में बता दिया वही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्लू वाला जो है ये आपके नोट्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर 6 कॉमन यूजेस ऑफ रिपोर्ट हैं। ये एक दफा चलो रीड कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। एक दफा इसको रीड कर लेना, किस लिए कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती है, और जितनी आपको समझ आएगी काफी है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट के फॉर्मेट क्या होती हैं, मैंने आपको ये भी पहले बता दिया है कि या तो लेटर होता है या फिर मेमो। यहाँ पे लिखा है कि कभी कभार आपने प्री प्रिंटेड फॉर्म्स भी होते हैं। प्री प्रिंटेड क्या होते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये आपके जो होता है ना, आपका जो कंपनी है वो पहले से ही जो स्टैंडर्डाइज जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स बना के रखती है। उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती है, पहले से प्रिंटेड होता है, उसकी जगह को भर के आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये रूटीन रिपोर्ट के लिए ऐसा होता है, ठीक है। एक फॉर्म, जैसे मिसाल तौर पर आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो वो आप देखें तो आपको एप्लीकेशन जब छुट्टी की लेनी हो तो एक एप्लीकेशन कॉपी करके निकालते हो, उसको भर देते हो, ये वो चीज है, ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, ये भी एक फॉर्मल तरीका होता है। ये कुछ पेजेस से लेके बहुत ज्यादा पेजेस के ऊपर भी हो सकती है, और उसके अंदर पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में पार्ट्स होते हैं, प्रीफेटरी भी, सप्लीमेंट्री भी। अभी मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद बस ये नहीं पढ़ना आपको, ये सब आपको पहले से पता है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की सब आपको पता है, नहीं पढ़ना इसको। एक रिपोर्ट यहाँ पर ऐड की थी मैंने, तो मैंने आपको तब भी पढ़ा दी थी, हाईलाइट हुई भी, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट क्या होती है पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, जिसमें आपने कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट रेंज फ्रॉम समरीज ऑफ पर्सनल सेल्स कॉल कॉन्फ्रेंस टू राइट अप्स। राइट अप मीन लिखा जो जाता है, आपने मीटिंग अटेंडेड आपने बाय हंड्रेड्स ऑफ पर्सन, यानी एक छोटी जो आपकी किसी से मुलाकात हुई है या कोई पर्सनली आपने कोई किसी से बात की है, उससे लेकर आपने मीटिंग्स की ऊपर रिपोर्ट करनी है। और ये सारी, इसको हम कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजिंग अकाउंट एग्जीक्यूटिव में राइट अ कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आफ्टर एवरी मीटिंग और फोन कॉल बिटवीन द एड एजेंसी एंड द क्लाइंट, ठीक है। इस तरह आपको समझ आ गया इसको कॉन्फ्रेंस के, क्या कॉन्फ्रेंस हुई, क्या बात हुई। और इसे आमतौर पर टॉपिक वाइज भी लिखा जाता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको सीवी में रिवाइज करा दूंगी, टाइम वाइज, डेट वाइज, जो पहले हुआ है उसके मुताबिक वो करते जाओगे। बाकी सब ये रिपोर्ट रिपीट हो रही है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये नहीं मैं करा रही। ये आपको कुछ सैंपल रिपोर्ट दिखाई थी मैंने, ये आपकी आईसीएमए की बुक से थी। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये कौन सा फॉर्मेट है, मेमो फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन, किसने रिपोर्ट लिखने को कहा, उसके बाद उसने डिस्कशन लिखा हुआ है, आप देखो तो इसके अंदर उसने फाइंडिंग्स नहीं लिखा, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन लिख दी है। आप अपनी रिपोर्ट का बिल्कुल चेंज कर सकते हो हेडिंग्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वही फॉलो करें अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो। बाकी ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट है, इसकी पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। ये आपको जो मैंने यहाँ शुरू में डाली है ना, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जो आखिर में पढ़ी है ना प्रपोजल वाले टॉपिक के बाद, वो आप छोड़ सकते हैं, वो बहुत डिटेल में है। इस वक्त मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, ये आपको पेपर में जरूर आता है। लॉन्ग रिपोर्ट के पार्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग रिपोर्ट में आमतौर पे जो पहले होता है उसको कवर कहते हैं, जैसे कि किताब का कवर होता है, बिल्कुल ऐसे ही लॉन्ग रिपोर्ट का एक कवर होता है। उसके बाद उसका टाइटल फ्लाई या टाइटल पेज, उसके बाद आपका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये लेटर ऑफ ऑथराइजेशन किसने आपको रिपोर्ट बनाने को कहा, और फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उस पर खत लिखते हो कि मैंने आपका जो लिखने का था वो काम ले लिया है और मैं करूंगा, और मेरे साथ मेरे और भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की जगह पे, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है, इन दोनों की जगह पे लेटर ऑफ ट्रांसमिटर लिखा जाता है, जिसे कवर लेटर भी कहते हैं। कवर लेटर सारी कवरेज देता है कि रिपोर्ट के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हो और किसने मुझे कहा था लिखने को और इसका क्या स्कोप है। वो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल या कवर लेटर जिसे आप कहते हो या कवरिंग लेटर कहते हो, इस पर आता है। और कवर लेटर के ऊपर आपको ये सवाल अक्सर आ जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट में
सारा जो आपका जो पेज नंबर और साथ ही लिखा होता है कि जी उसका जो क्या चीज़ किस टॉपिक की कहाँ पड़ी हुई है। एग्जेक्टिव समरी इज़ द समरी ऑफ द होल रिपोर्ट एंड दैट कैन बी इसे इसके बारे में नोट कर लो। सवाल क्या आता है? इट इज़ द मोस्ट रेड पेज। सवाल है मोस्ट रेड पेज का मतलब है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पेज एग्जेक्टिव समरी होती है। अगर उसको शॉर्ट करके लिखा जाए सिनॉप्सिस और भी शॉर्ट करके लिखा जाए एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये सारे जो पार्ट मैंने अभी बताए हैं इन्हें प्रीफेटरी पार्ट्स कहते हैं, शुरू के हिस्से। उसके बाद रिपोर्ट की बॉडी पूरी लिखते हो और उसके बाद उसके सप्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं जो सपोर्टिंग होते हैं। इंडेक्स जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितनी टर्म्स इस्तेमाल की होती हैं रिपोर्ट के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लिखी होती हैं और पेज नंबर साथ लिखा होता है किस पेज पे ये क्या है। ग्लोसरी क्या है? वही उसी तरह ही अगर कोई टर्मिनोलॉजीज आपने मुश्किल है, उसके मीनिंग आपको बतानी है, डेफिनेशन बतानी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ग्लोसरी में उसकी लिस्ट देते हो और आगे मीनिंग या उसके डेफिनेशन देते हो। अपेंडिक्स अगर आप DIX एंड में लिखें तो वो एक अपेंडिक्स होती है, अगर ज्यादा हो तो अपेंडिसेस कहते हैं। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके अंदर रखे जाते हैं। और बिब्लियोग्राफी जितनी भी रेफरेंस आप इंटरनेट पे देखा है उसके लिंक्स हैं या आपने किसी किताब को देखा है वहां पे बिब्लियोग्राफी उसके रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आप लिख देते हो। और कई दफा लोग आपको तंग करने के लिए सवाल डाल देते हैं ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। देखो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी को मिक्स ना करना। बायोग्राफी क्या होती है? जैसे एक मशहूर आदमी है उसके उसकी लाइफ के ऊपर कोई लिख के देता है, पूरी जिंदगी का निचोड़ जिसे कहते हैं लिखता है, उसकी लाइफ के बारे में डिटेल, उसे बायोग्राफी कहते हैं। और अगर वो आदमी खुद अपने बारे में लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसे मिक्स ना करना बिब्लियोग्राफी के साथ। उसके बाद है जी बस ये मैंने आपको कुछ भी नहीं इसमें से बताना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। अब हम जा रहे हैं, ये भी सारी रिपोर्ट बनी हुई है, लॉन्ग रिपोर्ट। इसका सिर्फ एक आध पहला सफा देखना चाहो तो देख लेना। बिजनेस प्रपोजल की बात करेंगे। बिजनेस प्रपोजल की ये डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है। अ प्रपोजल इज एन ऑफर और बिड टू डू अ सर्टेन प्रोजेक्ट फॉर समवन। आपको जैसे अखबार में आता है, आपको टेंडर नोटिस होता है, टेंडर मंजूर होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपको मैंने बताए थे प्रपोजल, उसके बारे में मैंने बताया था कुछ प्रपोजल जो होते हैं वो सोलिसिटेड होते हैं, कुछ अनसोलिसिटेड होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। आपने बाहर के लोग जो हैं उनके लिए बाहर जो आपने किसी को दिया है तो वो उसको एक्सटर्नल प्रपोजल आप कहोगे, ठीक है। जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लिखती है। जो इंटरनल होता है वो आपकी कंपनी के अंदर से ही कोई आपको लिख कर देता है। यानी प्रपोजल होता है जो आपको प्रपोज करता है इस बात पर कि मैं आपका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, चाहे आपने रेनोवेशन करानी है, उस पर वो प्रपोजल लिखा जाता है। और ये भी आपको बताया था कि जो कंपनी काम करवाती है वो पहले RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसको आप नोट करेंगे। RFP इसको कहते हैं या कुछ लोग इसको QFP भी कहते हैं, जो होती है कोटेशन फॉर प्रपोजल। वो आप भेजी जाती है, उसके अंदर बाकायदा पूरी कंडीशंस होती हैं और उसके जवाब में आप प्रपोजल देते हो और फिर आपका जो है आपको काम दे दिया जाता है। सोलिसिटेड होते हैं जब आपको RFP मिलता है और अनसोलिसिटेड होते हैं जब आपको RFP नहीं मिलता और आप खुद ऑफर करते हैं। जैसे कोई कंपनी सर्वे करके जाती है ऐसे इलाके की और वहां पे किसी कंपनी का कोई इशू देखती है या वैसे ऑफर करती है, उसकी रिपोर्ट पढ़ती है तो ऑफर करती है कि हम आपको ये चीज ऑफर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनसोलिसिटेड, ठीक है। तो ये दो तरह के प्रपोजल होते हैं और वैसे भी हर वो चीज जो किसी के रिक्वेस्ट पे होती है उसको हम सोलिसिटेड कहते हैं विदाउट उसके अनसोलिसिटेड। ये सारा आपका जी बहुत डिटेल है। हेडिंग आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका यानी जब आप कर लोगे ना आप इसके क्वेश्चन तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये आता है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे मेमोरेंडम मैंने जो दिया है ये एक मेमोरेंडम की ये इंटरनल प्रपोजल की एक फॉर्मेट है, इंटरनल प्रपोजल है। आपको अभी तक किसी स्टूडेंट ने ये नहीं बताया कि पास्ट पेपर में किसी को प्रपोजल लिखना आया हो, लेकिन जब आपके रिटन एग्जाम होते थे सारे तब आपको ये लिखना आता था, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये भी एक पास्ट किसी पेपर का सॉल्यूशन है, जिसमें प्रपोजल है टू राइट अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर एन एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम, कि आपने एम्प्लॉयज वेलनेस में आपके एम्प्लॉयज जो है वो ठीक रहे, यानी उनकी वेलनेस पर आप क्या करेंगे। जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो आप लोग, या उनका आप प्रेमिसेस में, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रेमिसेस में उन्होंने इवन बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, जिम होता है, या उन्होंने खेलने के बनाए कोर्ट बनाए होते हैं, वो इसलिए कि लोग वहां पे हेल्दी रहें। तो उसके ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब ये है कि यानी ये ठीक वायबिलिटी उसकी, कि इसका फायदा होगा या नहीं होगा, तो उसे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हो। ये रिपोर्ट एक बनी हुई है, आप इसको देखना चाहोगे तो जरूर देख सकते हो, ठीक है। बस यही मैंने आपको बताना था। उसके बाद ये कुछ एरिया मैंने रेड कर दिया था, ये भी मैंने आपको कहा था, ये एक्स्ट्रा मैंने डाला है, जो कलर चेंज हुए हैं ना, वो आपकी आईसीएमए की बुक से मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, ताकि जिन बच्चों को पहले शुरू में बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं सब ये पढ़ लें वो पढ़ लें, तो उनके लिए कहा मैंने सारा कुछ इकट्ठा कर दिया है, ठीक है जी। ये भी एक प्रपोजल है। ये प्रपोजल जो है ये एक लेटर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, जिसमें कि दोनों एड्रेसेस हैं। एक एड्रेस इधर आ गया है, इसको लेफ्ट पे भी ले जा सकते हो, सेंटर में भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको सिखाया था, बस दैट्स इट। आप इसको देख लेना, बाकी सारी सिचुएशंस हैं। अब मैं आपको सिर्फ वो दिखाने जा रही हूँ जो कि आपने अभी रिपोर्ट जो है हमने सीखी थी। और इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट से पहले जो सीए की बुक है वहां पे जरा देख लो। ये मैंने आपको फॉर्मूला कहा था याद कर लेने का, ये रिपोर्ट से रिलेटेड है। जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं, उसका दो तरह की एनालिसिस आप करते हो, ठीक है। एक एनालिसिस जो होता है उसे पेस्ट एनालिसिस कहते हैं, ये आप याद कर लो, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। पेस्ट एनालिसिस क्या है? P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल। तो इसमें होता क्या है, पॉलिटिकल में देखा जाता है चेंज इन जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसमें कि आप पॉलिटिकली उस जगह पर क्या चेंजेस आ रही होती है, या कोई चीज ऐसी है जो पॉलिटिकली आप कहते हैं ना जिस तरह बड़ा उसका फेमस हो जाती है वो चीज, या उसकी बहुत वर्थ हो जाती है, या चेंजेस आ जाती हैं, तो पॉलिटिकल आप सिचुएशन या सिनेरियो या कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करते हो कोई भी फैसला करते वक्त, या कोई भी प्रोजेक्ट लेते वक्त अपनी कंपनी के अंदर। दूसरा आपने कहा इकोनॉमिक, इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मेक इट एक्सपेंसिव टू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक। अब इकोनॉमिक का मतलब एक इकोनॉमिकली आप जिन कंडीशंस को फेस कर सकते हो, जो भी डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के साथ मैच करती है, उसका इकोनॉमिकली एनालिसिस करते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका सोशल है। अब सोशल में सोसाइटी आ जाती है, सारी बात है। और इसमें देखा है आपने कि लोग जो आपके हैं वो उनका इस वक्त क्या है, यानी क्या चीज ज्यादा उस इलाके में जहां आप सेल करने जा रहे हो, टारगेट एरिया जो आपका है उसके अंदर ज्यादा जो लोग हैं वो यानी उनका क्या ट्रेंड है। ना सिर्फ यहाँ पर एक मिसाल दी है एजिंग पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। इसके अलावा इवन ये भी देखा जा सकता है कि जो लोग वहां के हैं उनकी बाइंग पावर क्या है, उनका लाइफ जो है उनकी क्वालिटी वो क्या टारगेट कर रहे हैं, वहां पर क्या चीजें ज्यादा बिकेंगी, ठीक है। ये सारा कुछ देखा जाता है। तो यहाँ पे मिसाल उसने दी है कि एक जगह एजिंग पॉपुलेशन है, तो डिमांड मोर फार्मास्यूटिकल या ओल्ड एज रिलेटेड हेल्थ केयर उनको चाहिए, तो ये चीज हम देखते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल मतलब मैं एवोल्यूशन, जो ट्रेडिशनल आपने मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, टच या सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी कितनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर, ये सारी चीजें हम देखते हैं। दूसरा आपने याद रखना है सबोट एनालिसिस, इसको भी आप नोट कर लो। सबोट एनालिसिस जो है वो क्या है, किसी भी जब बिजनेस में आप बिजनेस की स्ट्रेंथ को चेक करते हो, मिसाल के तौर पर हमने एक कंपनी स्टार्ट की या उसका ऑपरेशन को बढ़ाया हमने कंपनी के, उसमें हम पूरा सबोट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं और फिर वीकनेसेस देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी है, उसमें आप लिखा है बिजनेस एम्प्लॉयज आर हाईली स्किल्ड एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स, तो उसकी सी स्ट्रेंथ है। और
वीकनेस हमारी इस वक्त फैक्ट्री की ये है मिसाल के तौर पर कि फुल ऑफ ओल्ड मशीनरी, और अक्सर लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमने लोगों पे यानी ह्यूमन रिसोर्स पे तो खर्च कर लिया है लेकिन मटेरियल पे नहीं किया हुआ। हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और इवन स्वॉट एनालिसिस ये भी किया जाता है कि मार्केट के कंपेटिटर्स को भी देखकर किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट ओवरसीज सो दे कुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देयर प्रोडक्ट्स, और वो अपॉर्चुनिटी चेक करते हैं कि क्या है, हमें यहाँ से क्या मिल सकता है। और थ्रेट का मतलब ये है कि उन्हें कितना जो है लोगों से इर्द गिर्द की जो जगह है कंपटीशन कितना ज्यादा है, उसे थ्रेट कहती हूँ। A large new competitor could open an outlet in the same town where the business is currently the only supplier। आप थे वहां पे और लोग आ गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस दिया हुआ है, मार्केट एनालिसिस भी दिया हुआ है, इस पर आपको सवाल नहीं आने लगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ सपोर्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, बेस्ट एनालिसिस, एक आप जैसे कहते हैं ना बैकअप, इसको भी आप पढ़ लो। यहाँ पर लास्ट जो चीज आपको बस दिखानी है, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, और मुझे मैं जी चेक नहीं ये किया कि आया ये वाली, मैंने आपको इटालियन कुजीन का एक आपको रिपोर्ट करवाई थी, और एक और भी आगे रिपोर्ट है कि ये आपकी पड़ी हुई है कि नहीं उसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये जरा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले वीक में ना मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं, उस पर मैंने वर्किंग करके उसका सोल्यूशन तैयार कर लिया है, वो मैं अगले वीक को आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा टाइम पे हम सब कुछ कवर कर लेंगे, और आपका जो लास्ट डे बनता है दैट्स आई थिंक फ्राइडे बनता है, तो अगले वीक के बाद जो फ्राइडे को लास्ट हमारी क्लास होगी, तो तब तक इंशाल्लाह ये कवरेज कर लेंगे। और ज्यादा डिमांड लोगों की बहुत ज्यादा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर ज्यादा उन्होंने समझना है, तो वो मैं इसके अंदर वो भी कवर कर लूंगी। तो ये मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट आप खुद ही कर पढ़ लीजिएगा, या आप चेक कर ली क्लाउड पे है, या मैं भी चेक कर लेती हूँ, फिर आपको ये शेयर देख लेंगे इन एनी केस, लेकिन आपने इसको पढ़ना जरूरी है। ये रिपोर्ट में हमने ये देखा था कि आप हेड ऑफिस के में आप हो, और आपने सर्वे करना है कि एक आउटलेट था लाहौर केवली ग्राउंड में, जहाँ पे आपकी जो फूड जो है यानी आपकी नहीं सेल हो रही उतनी, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रांच स्पेशली ये वाली है इसमें डिक्लाइन जा रहा बिजनेस, उस पर आपने रिपोर्ट बनानी थी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट सीखना। आप मेमोरेंडम रिपोर्ट लिखिए। मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है टू फ्रॉम डेट वगैरह लिखना, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम इसे मेमोरेंडम की शक्ल देने चाहते, हम आम रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, तो फिर भी पता क्या कर सकते हो आप, अपनी डेट यहाँ से उठा लीजिए, लफ्स डेट हटा दीजिए, और डेट राइट साइड पे ले जाओ और लिख दो, जो कि यानी आम 18 दिसंबर 2020 आपने डेट लिखी, टू फ्रॉम ऐसे ही लिख लो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन को दरमियान में कर लो कि हाँ डियर सर के बाद, तो आपका ये भी परफेक्ट फॉर्मेट है रिपोर्ट लिखने के लिए। समझे मेरी बात को? अगर वो मेमोरेंडम रिपोर्ट कहता है फिर तो आपको लाजमी ऐसे लिखनी है, और नहीं कहता तो जो मैंने आपको ऑप्शन बताई आप वो फॉलो करोगे, ये कर सकते हो। डेट उठा के राइट पे लिखी, टू फ्रॉम यही रहने दिया, डियर सर के बाद सब्जेक्ट लाइन लगा दी, और आपने शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, लिखा है एज डायरेक्टेड इन योर ईमेल डेटेड दिस, मैंने ये रिपोर्ट को कंप्लीट किया है। और सबसे पहले इस ये जो स्टार्ट लिखा है इसके ऊपर भी, इसको भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। और मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था कि हमारे पहले क्या हालात चल रहे थे। असल में आपको मैंने एक बैकग्राउंड बताया कि हमारा इतना नीचे फॉल कर गया है आपका सेल। उसके बाद इस पर मैंने आपको रीजंस बताए थे, और रीजंस में आपका सिवियर कंपटीशन आ गया था, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने लिखा। मैंने आपसे कहा था आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आपने हेडिंग देने की बजाय जो सब हेडिंग जिसे कहते हो आप ना दो, आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप जल्दी से कर सकते हो। दूसरा आपने कहा था अनट्रेन्ड स्टाफ है यहाँ का, ठीक है, वो आपने किया। और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ज्यादा है इसमें, जो कि आपने सैलरीज देते हो
वो ज्यादा हैं आप दे रहे हो और आपका प्रॉफिट बहुत कम है। फिर आपने सजेशन दी कि आप इसको मॉडर्नाइज करें, रेनोवेट करें, फूड क्वालिटी बेहतर करें, अपने स्टाफ को बेहतर करें, और उसके बाद आपने कहा ये सजेशन को रिकमेंडेशन भी लिख सकते हो। और उसके बाद आई एम श्योर ये सारा कुछ जो आप लिखा है ना, ये सारा का सारा जो है आप इसको क्रैम कर सकते हो हर स्टार्ट और एंड को, और उसकी जगह पे अपनी रिपोर्ट बना लोगे इंशाल्लाह, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको जो दूसरा ये फॉर्मेट आपने सीख लिया, इसके बाद जो दूसरा है, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग में एक और सिनेरियो था जिसमें आपने ये देखा था कि एक टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है जो कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करती है यार्न, जो धागा जिसे समझ लो, और इसने और बाहर भी भेजते हैं, उसके कई जगह ऑपरेशन हो रही हैं, लेकिन एक जगह डिस्ट्रिक्ट कसूर में उनके ऑपरेशन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, बहुत ज्यादा उनको सेटबैक लगा। क्यों? क्योंकि स्टाफ टर्नओवर बहुत हाई है, यानी लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं और इससे आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। तो इसके लिए आपने इसको कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह भी डेट लिखी है, आपने जिसको लिख रहे हो उसको टू नहीं लिखा, खाली मिस्टर एबीसी नेम नाम जो कि नहीं दिया था, और चेयरमैन उसको कहा था, आपने चेयरमैन ना भी दिया हो, खुद भी लिख सकते हो कि कंपनी का हेड है वो। आगे आपने हेड ऑफिस कमाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 65 मेन एरिया सम सिटी, ये उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया था, नाम दिया था बस, और हमने खुद से सारा ही इमेजिन किया है एड्रेस। ठीक है, मेन एरिया, सम सिटी, सम एरिया, कुछ भी लिखना इज जस्ट फाइन। डियर सर, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया, ये टू फ्रॉम भी कर सकते थे बाय द वे, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। इसमें आपका बस एक ही एड्रेस आया है रिसीवर का। और डियर सर, रिपोर्ट ऑन स्टाफ टर्नओवर एंड लेबर अनरेस्ट, आपने इसके ऊपर सबसे पहले स्टार्ट ही कर दिया है टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी या इंट्रोडक्शन का एक ही बात है। आपने सबसे पहले ये जो लिखा है, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू रेफरिंग योर लेटर नंबर 123 डेटेड दिस, आप इस सारी चीजों को प्लीज बाय हार्ट लर्न कर लो, यानी रट्टा लगा लो जो स्टार्ट है, और इसका भी एंड इस पैराग्राफ का। फिर आपने मेथोडोलॉजी लिखी या प्रोसीजर कि मैंने कैसे कैसे मैंने सारी इंफॉर्मेशन हासिल की है। आप 1 2 3 करो, ज्यादा बेहतर है, बुलेट्स लगाओ वो भी ठीक है। और मैंने आपको ये भी तरीका बताया था कि जब हम एक कर लेते हैं बुलेट पॉइंट या पॉइंट लिखते हैं, उसके एंड में सेमी कोलन लगाते जाते हैं। ठीक है, देखो सेमी कोलन लगे हुए हैं, और एंड में हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप पे शायद वो मेरे ख्याल कलर चेंज कर रहा था उसमें, उसका जो शो करता है कि रॉन्ग है, लेकिन नहीं, ये सारा एंड पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। फिर आपने फाइंडिंग्स लिखी अपनी, ठीक है, कि मैंने क्या फाइंड आउट किया, और इसके ऊपर आपने कितनी एक्सपेक्टेशन है, लेबर क्या मसला करता है, कंक्लूजन छोटा सा लिखा, और फिर रिकमेंडेशन दी है कि आप लोग जो थे ना, वो रियलिस्टिक जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देते थे, पहले हायर कर लेते थे, फिर बहुत एक्सपेक्ट करते थे, काम कराते थे, उनको एक्स्ट्रा आवर्स नहीं दिया जाता था। ठीक है, और जो लाइन मैनेजर हैं वो भी बहुत ज्यादा इसमें, यानी उनकी सही नहीं है परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग हमें चाहिए, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ये सारा इसके अंदर, ये सारी लिखना तभी आपको आएगा जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे। ठीक है, तो आप में से कोई जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं लोग, बता सकते हैं कि आपके ये क्लाउड पे रिपोर्ट है, आपने देखी है ये रिपोर्ट, जिसमें हेडिंग शायद आ रही होगी इसकी कि ये रिपोर्ट क्लास के नाम से। जी, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो लोग इस लाइव क्लास में हैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या ये क्लाउड पे है या आपने पढ़ी है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी, बस जी, आज का ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक। अब आप इसको जरा रीड कर लेना अच्छे से, और क्या आपको बताया है, साथ ही रीड करने के बाद चैप्टर 8 सीए की बुक, उसके क्वेश्चन आप करेंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, और उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी प्लीज जरा ध्यान से आप देखा करो, और इसके एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो प्लीज आप देख लेना,
ये मैं आपको बुक पे एक लम्हे के लिए दिखा देती हूँ। ये सीए की बुक है सारी, लेकिन आपको सेपरेट मैंने पेज दिया हुआ है जिसके अंदर सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अभी मैंने आपको फिजिबिलिटी बताया है, आप इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, पढ़कर इसको आप कर लें। इसके अलावा आपको यानी अगर ये कवर कर लेते हो ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसके बाद है यहाँ पर प्रपोजल के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक दफा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आप इसको जो कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको अभी किताब से नहीं पढ़ाया, तो जो चीजें यहाँ से तुम सीखोगे ना वो यहीं पे ही क्रैम कर लो कि एक प्रपोजल के कंपोनेंट क्या है, इसका आंसर चेक करो और उनको याद कर लो कि इसके कंपोनेंट ये होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन आरएफपी कंटेन, फिर हमने नहीं पढ़ा आरएफपी में क्या होता है, हमने इतनी डिटेल नहीं पढ़ी। तो ये स्पेशली जो आपको एमसीक्यूज हैं ये आपको गाइड कर देंगे कि आरएफपी जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या है, आंसर लिखा है। समझिए मेरी बात को, जैसे लिखा है ना माइलस्टोन एंड डेडलाइंस। माइलस्टोन होती है कि कहाँ कहाँ आपने रुकना है, क्या क्या काम करके देने हैं। ठीक है, तो आपने ये चीजें, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत ही टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने यानी यहाँ से सीख लेने हैं। आप पढ़ोगे तो मैं आपको इसलिए ज्यादा, पहले मैंने कभी भी आपको किसी पे इतना इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर कर रही हूँ। ये वाला चैप्टर है, इसके अलावा 7 चैप्टर है, उसके पार्ट्स सारे देख लेना और उसके आंसर चेक कर लेना, क्योंकि 7 चैप्टर किसके ऊपर है, लेटर्स के ऊपर, इसी सीए की बुक का। तो 7 और 8 को बहुत ध्यान से देखोगे, इसी तरह चैप्टर 9 को बहुत ध्यान से देखोगे, इवन 3rd चैप्टर जो है 7 सीज का है। तो आप सवाई चैप्टर 4 के आपको बाकी सारा कुछ जो है ना वो आपको इसी तरह पेपर में आ सकता है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। और ये सारा आपने इसको करना है, देखो ना अपेंडिक्स के ऊपर लिखा है, अपेंडिक्स ऑफ अ रिपोर्ट कंटेन्स व्हाट। अब कुछ चीजें हो सकता है आपको क्लियर ना हो, जब आप फ्रेश इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मंथली रिपोर्ट कहाँ पर आती है ये आप बता रहे हो, ये सवाल है। और मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि इसमें कोई अगर सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन है तो उसको हम यानी आपको गाइड करूं मैं। नहीं, अब देखिए एक और चीज आपको बताना चाह रही हूँ। एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प जनरेट आइडियाज, कि इसमें से कौन सी चीज जो है वो आपको आइडिया जनरेट नहीं करती। जैसे मिसाल तौर पर अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो आप वैसे ही आइडिया जनरेट करने के लिए करते हो। अब इसको पढ़ने के बाद जो आपको आंसर मिलता है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने नोट कर लेना है कि यहाँ आइडिया जनरेट नहीं होते, ये सिर्फ आप खुद ही यानी उसके ऊपर काम कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे अब प्रूफ रीडिंग है, तो डू यू थिंक इससे आइडियाज जनरेट होते हैं, आपने ये चीज चेक करनी है। फिर इसके बाद एक और नई चीज है, टॉप डाउनवर्ड अप्रोच क्या होती है, हमें तो नहीं पता है ना, क्योंकि आपने तो अभी तक जितने मैंने नोट्स आपको पढ़ाए इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से चीजें आपको जो पूछता है एग्जामिनर, वो इनडायरेक्टली ये चीज दे देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती है। तो आपने सारे सवाल ये अभी के अभी कर लो, दिस इज डन। ये चैप्टर आपका यानी 25 सवाल है इसके, और बाकी BC1000 में भी चेक कर लेना, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। और मैं जैसे आपको बताया कि बिल्कुल लास्ट जो आपका सेकेंड लास्ट वीक आएगा अगला, उसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी दूंगी, और इसके अलावा एक मेरे उस पर भी वर्किंग है मेरी, मैं चेक कर लेती हूँ कि वेदर आपको सूट करती है कि नहीं। वो क्या है कि उसमें ना बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, उसके आंसर आप चेक करें कि आपको आते हैं कि नहीं। तो मैं आपको, अगर आप वो लोग सिर्फ करेंगे जिनका पूरा ये सिलेबस कवर हो चुका है और मुझे वो बता देंगे कि जी आपको वो एक दफा रिवीजन हो जाएगी उससे भी उनकी पूरी सिलेबस की, वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक हो गया ना जी, तो बस जी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी आपके साथ फ्राइडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।